हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं आपके यूपी पीसीएस के लिए 2012 के। आज हम करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। हड़प्पाई स्थल है और स्थिति है। मांडा कहाँ स्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। दायमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखी गढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वैदिक नदियां हैं और आधुनिक नाम है। कुभा का आधुनिक नाम आपका क्या है? काबुल है। परुष्णी का आधुनिक नाम जो है वो रावी है। सदानीरा का गंडक और सतुद्री का सतलज। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर, ऋषिपत्तनम। तो ये आपका आंसर ए, बोध गया जो है निरंजना नदी पर स्थित है। बौद्ध पवित्र स्थल बोध गया। गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान यहीं प्राप्त हुआ, निरंजना नदी पर। आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने के बाद बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी जो है हर्ष ने नहीं लिखी है। मालविका मित्रम की रचना कालिदास ने। मुद्रा राक्षस की रचना जो है विशाख दत्त ने। सौंदरानंद की रचना जो है अश्व घोष ने की है। इस तरह से ऑप्शन ए आपका सही नहीं। कर्पूर मंजरी का जो है रचना वो कौन किया है? तो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी जो है कवि राजशेखर द्वारा की गई है। तो राजशेखर ने कर्पूर मंजरी की रचना की है। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी कहाँ पे? उत्तरी बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में। तो इसका आंसर है आपका ए, उत्तरी बंगाल में स्थित थी। प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र और राजा धीराज। तो इसका आंसर है आपका ए, कुलोत्तुंग प्रथम ने है ऐसा किया था। कुलोत्तुंग प्रथम के समय श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका को चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया। उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरप्पेरुमाल के साथ कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कूट से सही आंसर का चयन करना है। कंबन, नयन, कुट्टन और टिक्कन। तो इसके आंसर है आपका सी, 3 और 4। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नयन ने और प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में यरन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात हैं। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र, मैसेडोनिया, कोरिथ और सीरिया। तो इसका आंसर है आपका ए, मिस्र का था। अशोक के समकालीन विश्व के कुछ प्रमुख शासकों के नाम इस प्रकार है। तुर्मय मिस्र के राजा थे, मिस्र के नरेश, और आंतियोका जो है आपके सीरिया के नरेश थे, और अतिकीनी मैसेडोनियाई नरेश थे। मग जो है एपीरस के नरेश थे, और अलिक सुंदर जो है सीरिन का नरेश था। निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट के आंसर से सही आंसर का चयन करना है हमें। कोरकै, पुहार, तोंडी, मुसरी। तो ये आपके हैं सी ऑप्शन जो है ये पश्चिमी तट पर अवस्थित थे संगम के टाइम पे। तो ये आपका 3 और 4, तोंडी और मुसरी पश्चिमी तट पर स्थित थे। अज्ञात ग्रीक नाविक जो है द्वारा रचित पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है। इसमें नौरा, तोंडी, मुसरी, नेल्सिंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन महसूद शाह। तो इसका आंसर है आपका डी, अलाउद्दीन महसूद शाह
अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नामांकित हुआ। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे, जो 1242 से लेकर 58 तक रहे। ये खलीफा इल्तुतमिश के सिक्कों पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लिखित है, जो 1226 से लेकर 42 तक खलीफा रहा। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? चंद्रप्रभा सूरी, हरिविजय सूरी, पुष्पदंत, यशोभद्र। तो इसका आंसर है आपका बी, हरिविजय सूरी। अकबर द्वारा जैन धर्म के प्रसिद्ध आचार्य हरिविजय सूरी को बहुत सम्मानित किया गया था। अकबर ने इन्हें जगत गुरु की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? सही उत्तर का चयन करना है हमें। अब्दुल समद, अबुल हसन, अकारिजा, मीर सैयद अली। तो इसके आंसर है आपका 2 और 3। अब्दुल हसन और अकारिजा जो थे जहांगीरी चित्रकार थे। अबुल हसन उस्ताद मंसूर, फरूख बेग, बीसन दास, अकारिजा मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद मनोहर, माधव, गोवर्धन, ये सभी जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? शंभूजी, जीजाबाई, राजा राम, ताराबाई। तो इसका आंसर है आपका डी, ताराबाई के हाथों में था औरंगजेब के टाइम पे। राजा राम 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व बाई कौन कर रहा था? तो ताराबाई कर रही थी। राजा राम मोहन राय को उपाधि किसने दी थी राजा की? विलियम बेंटिक ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। तो इसका आंसर है बी आपका, अकबर द्वितीय ने इन्हें उपाधि दी थी राजा की। राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि तत्कालीन मुगल शासक अकबर द्वितीय ने प्रदान की। अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि के रूप में 1830 ईस्वी में इंग्लैंड गए थे। ये कौन गया था? तो राजा राम मोहन राय गए थे। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? हिंदू कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसका आंसर है आपका ए, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1917 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। 1817, 1900 नहीं। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से थे। 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर के साथ कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना आपका 1875 ईस्वी में अजमेर में हुआ। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका आंसर है बी, लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 निर्धारित की गई थी। शारदा अधिनियम 1929 में अजमेर निवासी प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों के से एक बाल निषेध कानून बन पाया। उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, देखते हैं। भारत मित्र जो है आपका हिंदी में लिखी गई है और राष्ट्रमाता आपका मराठी में लिखी गई। नायक जो है आपका बंगाली में लिखी गई। प्रजा मित्र आपका गुजराती भाषा में लिखी गई पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र हैं। यहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 18। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत निम्नलिखित में से कौन था? बादशाह कौन था भारत में उस टाइम पे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। इसका आंसर है आपका ए, अकबर था उस टाइम पे बादशाह। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम जो है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का कार्यकाल था।
वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी आर दास, विट्ठल भाई पटेल। तो इसका आंसर है आपका डी, विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इनके निर्वाचन को स्वराजवादियों की बड़ी सफलता के रूप में देखा जाता है। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? गोविंद बल्लभ पंत को, रफ़ी अहमद किदवई को, कैलाश नाथ काटजू को, मोहम्मद इब्राहिम को। तो इसका आंसर है आपका भी रफ़ी अहमद किदवई को जो है वित्त विभाग सौंपा गया था। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी संयुक्त प्रांत के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत कौन थे? प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत और कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू थे। जबकि वित्त विभाग के कौन थे? तो रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था वित्त विभाग। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष और अधिवेशन कहाँ हुआ, ये देखना है। तो डॉक्टर M.A. अंसारी कहाँ के बने थे? तो ये बने थे मद्रास के। अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। पुरुषोत्तम दास टंडन ने जो है कहाँ की थी? नासिक की थी। सरोजिनी नायडू जो है कानपुर में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा की अध्यक्षता की थी। इस तरह से ऑप्शन सी सही है। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। नासिक की अधिवेशन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने। और मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता जो है M.A. अंसारी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा की गई थी। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका आंसर है आपका ए, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। चार्टर एक्ट 1833 की साधारण धारणाओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देश प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान पर पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान, सिंगापुर, जर्मनी, तुर्की। तो इसका आंसर है आपका ए, अफगानिस्तान में। प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों में महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला किन आंदोलन ने? तो सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं तो इसके चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। स्वदेशी आंदोलन में भी महिलाएं भाग ली, होम रूल आंदोलन और असहयोग सविनय अवज्ञा, इन चारों ही आंदोलनों में महिलाओं ने भागीदारी की थी। स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि इसमें स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी। शहरी मध्यम वर्ग सदियों से घरों में कैद महिलाएं जुलूसों धरनों में शामिल हुईं। इसके बाद से वे सभी राष्ट्रीय आंदोलन, होम रूल, असहयोग और सविनय अवज्ञा में सक्रिय रही हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है सहारा, थार, गोबी, कालाहारी। तो इसका आंसर है आपका सी, थार मरुस्थल। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है थार वाला मरुस्थल है, जहाँ जनसंख्या घनत्व जो आपका 83 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अन्य मरुस्थलों में जनसंख्या घनत्व केवल 7 ही तक मिलता है। कौन सा एक सही सुमेलित है? झील और अवस्थिति दे रहा है। लोनार आपकी कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। नक्की कहाँ है? ये नहीं पता। गुजरात में जो है। कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में है, ये सही सुमेलित है। पुलिकट झील आपके आंध्रा और तमिलनाडु की सीमा पर है, आंध्रा प्लस तमिलनाडु है ये। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में, नक्की झील आपका राजस्थान में, कोलेरू आपका आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है?
कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो ये है आपका डी। सरसों जो है आपकी खरीफ फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास आदि प्रमुख फसलें आती हैं। सरसों जो है रबी की फसल है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो इसका आंसर है आपका सी। आंध्रा में जो है सर्वाधिक क्षेत्र है तंबाकू का। तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र आंध्र प्रदेश का था। आगे चलते हैं। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच रहती हैं? शरावती, माही, नर्मदा और साबरमती। तो इसका आंसर है आपका बी, नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में नर्मदा प्रवाहित होती है। यह भड़ौच से दक्षिण में एस्चुरी बनाती हुई अरब सागर में गिर जाती है नर्मदा नदी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। नागल बांध आपका कहाँ है? सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पे है। नागार्जुन सागर बांध आपका गोदावरी पे नहीं है, ये कृष्णा पे पड़ेगा आपका। और हीराकुंड बांध आपका महानदी पे है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही नहीं है। नागार्जुन सागर बांध आपका कृष्णा नदी पर। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। तो इसका आंसर है आपका ये, मध्य प्रदेश में सागौन पाया जाता है। वनों का देश अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान है। वनों का जो है देश की अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान है। आर्थिक दृष्टि से सागौन, साल, शीशम, रोजवुड, देवदार, चीड़, पाइन, स्प्रूस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सागौन संपूर्ण देश के 8.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पाया जाता है। संपूर्ण सागौन क्षेत्र का जो है 50% हिस्सा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? यमुना, दामोदर, पेरियार, महानदी। तो इसका आंसर है आपका सी, दामोदर जो है। दामोदर नदी झारखंड के खमारपाट से निकलकर हुगली में मिलती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्र से प्रवाहित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में जैविक मरुस्थल होकर रह गई है, मतलब बायोलॉजिकल डेजर्ट हो गई है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश, बम्बई हाई, गुजरात तट, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है आपका सी, बम्बई हाई। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बम्बई हाई अपतटीय क्षेत्र से होता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखते हैं। खनन क्षेत्र और खनिज है। तो गुरु महिसानी में आपका किसका खनन होता है? तो ये आपका लौह अयस्क का खनन होता है। तलचर में जो है कोयला का खनन होता है। जादूगोड़ा में जो है जादूगोड़ा जो खनिज स्थल है वह आपका यूरेनियम है। जावर से हमें सीसा मिलता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए हो गया आंसर। ऑप्शन कौन सा है? ए। गुरु महिसानी लौह अयस्क, तलचर कोयला, जादूगोड़ा यूरेनियम, जावर सीसा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? हल्दिया, चेन्नई, मुंबई और विशाखापत्तनम। तो इसका आंसर है आपका चेन्नई। खुला सागरी बंदरगाह उसे कहते हैं जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं। भारत इस प्रकार का पत्तन चेन्नई में है जहां तट से दूर समानांतर जहाजी घाटों का निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, दोदा बेट्टा, धोबगढ़ी। तो इसका आंसर है आपका ए, अनाईमुड़ी जो है सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। ये अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। केरल राज्य में अवस्थित अनाईमुड़ी दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका आंसर है आपका बी, मध्य प्रदेश करता है। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? एमपी है। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? जॉर्जिया, घाना, गैम्बिया, ग्वाटेमाला। तो इसका आंसर है आपका बी, गैम्बिया की। देशों में मूंगफली जो ये ऑप्शन के अनुसार है, उपयुक्त देशों में मूंगफली जो है गैम्बिया की प्रमुख फसल है। यहाँ के सकल घरेलू उत्पाद का 6.9% हिस्सा मूंगफली से ही प्राप्त होता है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका सी, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। आरोही क्रम में दिया तो सबसे ज़्यादा आपका ब्राज़ील का पड़ेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर भारत का, फिर अर्जेंटीना का। यदि संपूर्ण क्षेत्रफल को लिया जाए तो आरोही क्रम के अनुसार देशों की स्थिति निम्नानुसार होगी। देखते हैं कौन कौन। अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और फिर ब्राज़ील आएगी। कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? पंपास, डाउन्स, वेल और सवाना। तो इसका आंसर है आपका सवाना। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में होता है। इसके प्रमुख उदाहरण है प्रेरीज, पंपास, वेल्ड, डाउन्स और स्टेपीज। सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? वेनेजुएला, ईरान, सऊदी अरब, इराक। तो इसका आंसर है आपका है वेनेजुएला। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। फुलानी आपका कहाँ है? तो ये पश्चिमी अफ्रीका में है। बंतु आपका सहारा में नहीं है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही नहीं। मसाई आपका पूर्वी अफ्रीका में है। नूबा आपका सूडान में है। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, बंतु आपका पूर्व और मध्य में है एवं दक्षिण अफ्रीका में है। मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका में है। नूबा आपका सूडान में है। ये सभी जो है अफ्रीका की ही प्रजातियां हैं, जनजातियां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अरल सागर के किनारे है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में क्या है? अरल सागर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, रूस, बोत्सवाना। तो इसका आंसर है आपका सी, रूस जो है हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद बोत्सवाना, फिर ऑस्ट्रेलिया का नाम है। संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अभिनति का और पूर्ववर्ती घाटी का, रिफ्ट घाटी का। तो इसका आंसर है आपका डी, रिफ्ट घाटी का उदाहरण है दक्षिण कैलिफोर्निया की मृतक घाटी। रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं की बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। तो रिफ्ट घाटियां लंबी, सक्रिय और गहरी होती हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मृतक घाटी भी एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश को प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? वन, सड़कें, जल, खनिज। तो इसका आंसर है आपका सी, सड़क को छोड़कर और सभी को जो है प्राकृतिक पूंजी में शामिल करते हैं। वन, जल, खनिज देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित हो, जबकि सड़कें जो है प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित नहीं होती हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण, वन कटाई, ध्वनि प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण। तो इसका आंसर है आपका सी, वन कटाई से संबंधित था। चिपको आंदोलन मूल रूप से कटाई के विरुद्ध। चंडी प्रसाद भट्ट एवं सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इसका आंसर है आपका सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होती हैं। भारत के धारणीय विकास का दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, जल विद्युत, खनिज तेल एवं गैस, परमाणु ऊर्जा। तो इसका आंसर है आपका सी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा जल विद्युत धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक, भौतिक, औद्योगिक, सामाजिक। तो इसका आंसर है आपका ए, प्राकृतिक संसाधन का है। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, रक्षा, संरक्षण, उचित प्रबंधन करना है।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। वायु प्रदूषण का प्रभावित अंग है। देखते हैं कौन किससे प्रभावित होता है। एस्बेस्टस धूल जो है आपका फेफड़ा प्रभावित करती है। सीसा जो है मस्तिष्क को प्रभावित करती है। और पारा जो है उदर को प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपका रक्त धाराओं को प्रभावित करती है। यहाँ से देख लेते हैं। एस्बेस्टस जहरीला पदार्थ है, इससे फेफड़े का कैंसर हो सकता है। सीसा मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है। पारे की विषाक्तता उदर से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड पीड़ित व्यक्ति के रक्त हीमोग्लोबिन से प्राथमिक रूप से संयोजित होकर ऑक्सीजन अणुओं के प्रतिस्थापित करके और क्रमशः रक्त को ऑक्सीजन रहित करके क्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कोशिकीय श्वसन असफल हो जाता है और मृत्यु हो सकती है। क्वेश्चन नंबर है 52। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो ये आपका 21 मार्च 1994 को प्रभावित हुआ था। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNFCCC जो है 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ। वर्तमान में यह अभिसमय विश्व के 197 देशों द्वारा अभिपुष्ट है। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में समय समय पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर है आपका डी, नाइट्रोजन जो है हरित गृह गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस से ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो ये है आपका सी ऑप्शन 0.8 डिग्री सेल्सियस। पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। क्वेश्चन नंबर है 55। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? अल्जीरिया, केन्या, ब्राजील, भारत। तो इसका आंसर है आपका डी, भारत। वर्तमान समय में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशनों की संख्या 31 है। अल्जीरिया, ब्राजील, केन्या में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित हैं। भारत में अभी यह स्थापित नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र आपका बेंगलुरु स्थित है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान आपका भोपाल में स्थित है। कहाँ? भोपाल में। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। इस तरह से ऑप्शन सी आपका सही नहीं है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं बल्कि भोपाल में स्थित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखते हैं। जैवमंडल है और स्थापना दिवस है। स्थापना वर्ष कब किसकी स्थापना की गई है? तो नीलगिरी की स्थापना जो है आपका 1986 में की गई थी। नंदा देवी की स्थापना जो है आपका 1988 में की गई है। सुंदरवन का स्थापना जो है आपका ये 1989 में और कंचनजंगा को 2000 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 59। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि या बरसाती जमीन में निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी आर्द्र भूमि के लिए उपयोगी है। आर्द्र भू क्षेत्र ये जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच क्षेत्र हैं। आर्द्र भू क्षेत्र जो है प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के लिए के विशाल स्पंज है। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं। बाढ़ के दौरान नम भूमियाँ पानी में मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपने में समा लेती हैं और सीधे नदी में जाने से रोकती हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं या हॉट स्पॉट माने जाते हैं? सही उत्तर का चयन करना है।
पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय। तो इसका आंसर है आपका 1 और 3 जो है सही है। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। भारत के उपयुक्त स्थलों में से पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील या प्रखर स्थल या हॉट स्पॉट माने जाते हैं। भारत में टोटल 4 हॉट स्पॉट हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं बैक्टीरिया, आर्सेनिक, शैवाल और विषाणु। तो इसका आंसर है आपका आर्सेनिक। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। यौगिक अवस्था में आर्सेनिक जो है पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर पाया जाता है। यह ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र तथा अनेक खनिज जलों में मिश्रित रहता है। क्वेश्चन नंबर है 62। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण के। ये सूचक होते हैं जहाँ लाइकेन अधिक होता है वहाँ प्रदूषण बहुत कम होता है, और जहाँ पे लाइकेन नहीं मिलते हैं वहाँ पे प्रदूषण इसका मतलब बहुत अधिक है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो इसका आंसर है आपका बी, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में अजैविक तत्वों के जैविक प्रवस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैविक का अजैविक में परिवर्तन, अजैविक का जैविक में परिवर्तन आपका क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका नागपुर में स्थित है। इसी को हम नेडी कहते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो 1958 में की गई थी। नागपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्ति कारक हैं? नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चयन करना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसका आंसर है आपका डी, तीनों ही आपके सही हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन तथा कार्बन टेट्रा क्लोराइड तीनों ही पदार्थ ओजोन रिक्ति कारक हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC, हेलोन तथा अन्य ओजोन रिक्तीकरण रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये इकोटोन कहलाता है। स्थलीय, मान लीजिए ये स्थलीय क्षेत्र है, ये जलीय क्षेत्र है, यहाँ पे दोनों की विशेषताएं मिलेंगी, इसे को हम क्या कहेंगे? इकोटोन कहेंगे। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है उसे हम इकोसिस्टम फुटप्रिंट कहलाती है। वो इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य ताप में वृद्धि, रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो इसका आंसर है आपका सी, जब तापमान में वृद्धि होगी तब प्रवाल विरंजन होने लगेगा आपका सागरीय जल की। प्रवाल विरंजन जो है समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि सहित पर्यावरण के दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का जो है मोचन या वो निकलने लगते, मरने लगते हैं, और प्रवाल की मौत दोनों घटित होने लगती है। कांजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडों के लिए, पक्षी के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए। तो इसका आंसर है आपका ये, गैंडों के लिए जाना जाता है। कांजीरंगा कहाँ है? असम में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के गोलाघाट एवं नौगांव जिले में विस्तारित है। इस उद्यान में विश्व के 2/3 एक सिंगे गैंडे संरक्षित होते हैं, इसलिए इसे गैंडा के लिए जाना जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शंकुधारी वनों में, उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो इसका आंसर है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इस क्षेत्र का विस्तार जो है 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के मध्य पाया जाता है। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा एवं तापमान रहता है। इस कारण इसे अनुकूलतम बायोम भी कहा जाता है, ऑप्टिमम बायोम।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो इसका ऑप्शन है आपका सी, खंभात की खाड़ी जो है ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका आंसर है आपका डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय और दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर हो जाता है और वह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता। इस घटना की व्याख्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर की जाती है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से, तरंगदैर्घ्य से, तीव्रता से, वेग से। तो इसका आंसर है आपका बी, तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक, बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उसे हम पराश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। पराश्रव्य शब्द उस ध्वनि के लिए प्रयुक्त होता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती है। साधारण मानव श्रवण शक्ति का पराज होता है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हुई होता है, इसलिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति सुनाई नहीं देती है मनुष्य को। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी, मिट्टी के घड़े की दीवारों में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से पानी रिसता रहता है जिस कारण घड़े की सतह हमेशा गीलापन रहता है। छिद्रों से निकले पानी का वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। जिस सतह पर वाष्पोत्सर्जन होता है वह सतह ठंडी हो जाती है, यानी उस सतह का तापमान गिर जाता है। तो ये किसके कारण होता है? वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है स्वतः विकिरण, वर्ण विक्षेपित विकिरण, प्रकीर्ण विकिरण, उद्दीप्त विकिरण। तो इसका आंसर है आपका डी। लेजर जो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त नाम है। यह युक्ति द्वारा उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न किया जाता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका आंसर है आपका सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? सैद्धांतिक भौतिकी, लेसर भौतिकी, नाभिकीय ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका आंसर है आपका बी। होमी जहांगीर भाभा के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे। इनकी स्मृति में नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में होमी भाभा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। तो इसका आंसर है आपका बी, आयतन घटता है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, स्मिथ, पीतल आदि के गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। इस प्रकार ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करते रहते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है इसमें डेंगू बुखार में। डेंगू बुखार से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में जो है प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। चूँकि प्लेटलेट्स शरीर में रक्तस्राव रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अतः इनकी कमी से असामान्य रक्तस्राव होने लगता है। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो वॉटसन और क्रिक ने जो है इसे प्रस्तावित किया था द्विकुंडली संरचना को। जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्सन तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्स-रे विश्लेषण द्वारा 1935 में जीन अणु डीएनए का कुंडलीदार सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश विन्यास
प्रस्तुत किया। इसके अनुसार एक पीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता है। सीढ़ी के दो लंबे डंडे एक के अक्षय के रेखा के चारों ओर द्विचक्राकार रचना होता है, जिसे हम डबल क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं। तो डबल हेलिक्स का मॉडल किसने दिया था? जेम्स वाटसन और क्रिक ने दिया था। पर्णहरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण बनता है और मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल के प्रमुख तत्व है या केंद्रक में पाया जाता है। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का, प्रोटीन का, हार्मोन का, एंजाइम का। तो इन्होंने किया था 1911 में फंक ने जो है विटामिन का आविष्कार किया। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपाधि के कारण होता है? लैक्टोज, एल्बुमिन, कैरोटीन, कैसीन। तो इसका आंसर है आपका डी, कैसीन। दूध का धवल रंग कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, देखते हैं। प्लेग जो है आपका जीवाणु के द्वारा होता है। एड्स आपका विषाणु के द्वारा होता है। गंजापन जो है आपका कवक के द्वारा। मलेरिया आपके प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। इस तरह से ऑप्शन हो गया आपका डी। प्लेग एक घातक संक्रामक रोग है जिसका कारक है यर्सीनिया पेस्टिस है। यह किस जीवाणु से होता है? यह यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है जिसका कारक एचआईवी विषाणु होता है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है, जबकि गंजापन आपका कवक के कारण होता है। एमआरआई निम्न में से क्या है? मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इंटेस्टाइन्स, मैग्नेटिक रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इन इंटेस्टाइन्स। तो इसका आंसर है आपका सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है एमआरआई। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो तरंगों का इस्तेमाल कर एमआरआई मशीन शरीर के अंगों की विस्तृत तस्वीर लेती है। वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया? खुरपका मुंहपका का रोग, रिंडर पेस्ट के लिए, रेबीज के लिए, काऊ पॉक्स के लिए। तो इसका आंसर है आपका बी, रिंडर पेस्ट के लिए। ये 2012 की बीमारी है, तो इसका आपका कौन सा ए है जो एक सही सुमेलित है, देखते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन से देखेंगे। नाक जो है दागो और भूल जाओ, नाक को क्या कहते हैं? दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर संचालित होने वाली तृतीय पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल जो है सतह से हवा में मार करने वाली है। पृथ्वी जो है सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। पिनाका एक बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका क्या है? एक बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू, डिस्क, कीबोर्ड, प्रिंटर क्या है? तो सीपीयू है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई या यूनिट कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। या कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। सिम का पूरा नाम क्या है? तो सिम का जो है आपका पूरा नाम है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? लोकसभा एवं राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा शामिल होता है, राज्यसभा शामिल होता है, प्लस राष्ट्रपति। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 के तहत भारत की संसद जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों में से लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो इसका आंसर है आपका ए, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संविधान के आर्टिकल 108 के तहत जो है किसी विधेयक पर दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान राष्ट्रपति आहूत करता है। और 118 के 4 के तहत जो है
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को कहाँ पुरस्स्थापित किया जाता है? इसका मतलब धन विधेयक का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सिर्फ लोकसभा में आता है धन विधेयक का प्रस्ताव। संविधान के आर्टिकल 109 के तहत धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्स्थापित नहीं किया जा सकता है। इसे केवल लोकसभा में ही स्थापित किया जा सकता है या लाया जा सकता है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है? वीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी, के आर नारायण, जाकिर हुसैन। तो इसका आंसर है आपका ए, वीवी गिरी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी इनका कार्यकाल 1969 से लेकर 74 तक था। ट्रेड यूनियन आंदोलन से ये संबंध रहे। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो यह है आपका वेनेजुएला में। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। संविधान के आर्टिकल 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य के विधानमंडल से पूछ कर। तो इसका आंसर है आपका बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची पर कानून बनाना है तो तब जाके संसद कानून बनाती है। आर्टिकल 249 के तहत, संविधान के आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त 250 में राष्ट्रीय आपात की स्थिति में कानून बना सकती है संसद। 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद कानून बनाएगी। और 253 के तहत होता है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाई जा सकती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती? तो ये आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के आर्टिकल 75(3) के तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुरस्स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर संसद की संस्तुति के, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के और मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति पर। तो इसका आंसर है आपका बी, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राज्य विधानसभा में कोई भी विधेयक पुरस्स्थापित या लाया नहीं जा सकता है। संविधान के आर्टिकल 207 के तहत आर्टिकल 199 के भाग ए से लेकर एफ तक प्रावधानों वाला कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के लाया नहीं जा सकता है या प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें निर्वाचित और नामित दोनों होते हैं। आर्टिकल 66 के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया जाता है। ये निर्वाचन होता है गुप्त होता है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों के अलग अलग, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो इसका आंसर है आपका ए, लोकसभा से। संविधान के आर्टिकल 75 के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अतः लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो ये है आपका संविधान द्वारा किया गया था। 148 में आर्टिकल 148 के तहत महालेखा परीक्षक की बात की गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरी हो जाए, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरी हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी। 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो है निर्धारित की गई है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरी हो जाए। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? बलवंत राय मेहता, अयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर समिति। तो इसका आंसर है आपका सी। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। संविधान के भाग 4A आर्टिकल जो है 51A जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों को मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, किसी भी हाई कोर्ट को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त सभी को। तो इसका आंसर है ए, राष्ट्रपति को जो है अधिकार है। आर्टिकल 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति का है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? सही कोड का आंसर देना है हमें। तो राज्य निर्वाचन आयोग आपका ये संवैधानिक प्राधिकरण है। राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत, राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो इसका आंसर है आपका बी। 1, 2, 3 तीनों ही जो हैं ये संवैधानिक प्राधिकरण है। राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयुक्त संविधान के आर्टिकल 243 के तहत, राज्य वित्त आयोग जो है आर्टिकल 243 आई के तहत तथा जिला पंचायत जो है आपका 243 बी के तहत संवैधानिक प्राधिकरण है, जबकि राज्य निर्वाचन अधिकारी पद नाम संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करता है? तो ये है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये आपका देखते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसका आंसर है आपका सी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में जो है न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी अधिकांश न्यायाधीशों ने इसे संविधान का अंग माना था, भाग माना था। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो इसका आंसर है आपका राजस्थान के बागौर में जो है सबसे पहले पंचायती राज का स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये है आपकी 5। संवैधानिक पीठ के लिए कितना होना चाहिए? कम से कम 5, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। इसे संविधान पीठ या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के रूप में भी अभिहित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह से अपनी जिंदगी की रूपरेखा
तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो इसका आंसर है आपका बी, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के बाद में उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त धारणा व्यक्त की थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? ये 2008 में पारित हुआ। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम संसद द्वारा 2008 में पारित किया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इसे 30 दिसंबर 2008 को अधिसूचित किया गया था। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया था? तो यह है आपका बी, 37.2%। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना शुरू की गई थी? तो यह आपका हिमाचल प्रदेश द्वारा है। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो यह आपका ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है। स्वाभिमान योजना ये वित्तीय समावेशन के लिए शुरू की गई थी 2011 में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो यह है सेवा क्षेत्र से प्राप्त होता है राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का संबंध जो है सबसे प्रचलित नाम है? तो यहाँ पे देखते हैं, इसका नाम है थोक मूल्य सूचकांक। मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप कौन सा है? तो WPI है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप जो है थोक मूल्य सूचकांक है। पहला थोक मूल्य सूचकांक 10 जनवरी 1942 से शुरू हुआ था। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, भारतीय आयात निर्यात बैंक द्वारा। तो इसका आंसर है आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी विनिमय का संचय या रख रखाव किया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया गया था? तो ये भारत ने अपनाया था। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके विजय केलकर जो थे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान के कौन है? तो इनके सिंह हैं आपके। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वें पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक चली, प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में इस विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य कितना था? तो इसका था 9%। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 12वें पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित दृष्टिकोण पत्र में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितना था? 90% का लक्ष्य 9% का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में संशोधित कर 8% कर दिया गया था। कृषि क्षेत्र की वृद्धि जो है 4%, उद्योगों के लिए 9.6% और सेवा क्षेत्र के लिए 10% लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। उसके बाद आपका महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत है? तो ये आपका है विश्व की जनसंख्या का 17.5 जो है भारत है। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत में विश्व की जनसंख्या 17.5% जो है अधिवासित है या आवास करती है। चीन का प्रथम स्थान है, विश्व जनसंख्या का 19.4% अधिवासित है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? तो इसका है आपका अंडमान निकोबार में जो है आबादी का घनत्व सबसे कम है। भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है? अंडमान निकोबार है, जिसका जनघनत्व 46 है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो 1/3 है आपकी। कुल स्थानों का 1/3 या 33% है। 73वें संविधान संशोधन अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधेयक 1994 पारित किया गया है, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त है। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कुल स्थानों के लिए
1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? इसमें 35 हुई थी। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो ये आपका प्रतापगढ़ है। ये समसामयिकी है जिसका कोई मतलब नहीं उस टाइम पे। ये 2012 का है, आपको 2022 का याद करना है। विविध क्वेश्चन देखते हैं हम। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? कोलकाता, मुंबई, देहरादून, हैदराबाद। तो इसका आंसर है आपका देहरादून। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। दृष्टिहीन संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय अस्थिर रोग विकलांग संस्थान कोलकाता, यावरजंग राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान आपका मुंबई, मानसिक विकलांग आपका सिकंदराबाद या हैदराबाद। निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बाय शीर्षक से लिखी है? तो इसका आंसर है आपका विनोद मेहता ने लिखी है। पत्रकार विनोद मेहता ने अपनी आत्मकथा लखनऊ बाय ए मेमोयर शीर्षक से लिखी है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ये 2000 के अंतर खेल पूछा जा रहे हैं, मिला लेते हैं हम इनको यहाँ पे। प्रीजा श्रीधरन एथलेटिक्स से संबंधित है। सुनील छेत्री आपका फुटबॉल से, राकेश कुमार कबड्डी से और वीर धावल आपका तैराकी से संबंधित है। इस तरह से आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।